अरे बच्चों, कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप you are very well. Today I am going to solve the numerical problem on the basis of न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोग आज जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आधारित सवाल को पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हल किए गए हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। जैसे दिया गया है 0.3 kg का एक पिंड छत से एक हल्की डोरी द्वारा लटकाया गया है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी रूफ से जो है एक स्ट्रिंग के द्वारा हैंग कर दिया गया है। वो उसका जो है मास जो है 0.3 किलोग्राम है, वो लटका दिया गया, किसी छत द्वारा लटकाया गया है। फिर क्या कह रहा है, 0.7 किलोग्राम का दूसरा पिंड, एक अदर जो है एक अन्य और कोई पिंड लिया गया है, ऑब्जेक्ट लिया गया है, व्हिच मास इज 0.7 किलोग्राम, जिसका मास जो है 0.7 किलोग्राम है। और वो प्रथम जो पहला फर्स्ट जो है दिया गया है, फर्स्ट पिंड से लटकाया गया है, दूसरी हल्की डोरी से लटका दिया गया है। कह रहा है दोनों डोरियों में तनाव का परिकलन कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ऑन बोथ स्ट्रिंग। ये कह रहा है कि दोनों डोरियों में तनाव को ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं कैसे? ये कोई मान लीजिए छत है आपका, कह रहा है रूफ है या सतह है, सरफेस है। इससे कह रहा है कि एक हल्की डोरी, इसका मतलब मासलेस स्ट्रिंग है, वो उससे एक पिंड जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है लटका दिया गया है। ये देखिए, और इसका मास दिया गया है 0.3 kg। हम मान लेते हैं 0.3 kg, ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरा पिंड जो है इसी से अटैच करके एक अदर स्ट्रिंग से जो है हैंग किया गया, हैंगिंग कर दिया गया है। एक हम दूसरा इसको हम बना लेते हैं, एक दूसरा पिंड, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मास दिया गया है 0.7 किलोग्राम, 0.7 किलोग्राम ये दिया गया है, ठीक, लटका दिया गया है। कह रहा है दोनों डोरियों में तनाव बलों का परिकलन कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन बोथ स्ट्रिंग। ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है। हमने बताया है जब पढ़ाया जा रहा था कि टेंशन फोर्स जब पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया था टेंशन अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग होता है। तो आइए हम लोग कंसीडर करें, मान लेते हैं। और ये भी बताया गया था टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट में टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब यहां बैठ जाओ, छाते को खोल दोगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इस पर फिर नीचे की तरफ भी टेंशन लग रहा होगा क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग से बना हुआ है, तो यहां भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द। इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो अवे फ्रॉम द। और एक तो यहाँ 0.3 kg जो है, इसका वेट भी लग रहा होगा, वेट लगेगा mg मतलब 0.3 g भी लग रहा है। फिर उसके बाद इसका भी वेट लग रहा होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, 0.7 g, ये वेट हो गया। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, ये टेंशन T1, दोनों समान होंगे। ये भी तनाव एक ही स्ट्रिंग में है, तो सेम स्ट्रिंग है, सेम टेंशन T1, ये भी हो जाएगा। ये दूसरा स्ट्रिंग है, इसमें मान लेते हैं टेंशन T2, ठीक। यही हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए अब इसका हम लोग FBD बनाते हैं, जिससे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। इसका FBD कैसे बनाया जाएगा? पहले हम 0.3 kg का FBD बनाते हैं। तो इस पर देखिए दो बल लग रहे हैं। कौन कौन लग रहा है? एक तो टेंशन वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये 0.3 g भी लग रहा है, और ये क्या है, ऊपर T2 लग रहा है। अब ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम में है। क्या है? इक्विलिब्रियम में। एट इक्विलिब्रियम में है। तो अब इक्विलिब्रियम में है तो कहने का मतलब इस बॉडी के लिए हम FBD बनाए तो एक ऊपर हमारा T2 लग रहा है, और फिर क्या लग रहा है, T1, और एक और लग रहा है
0.3 g लग रहा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में है, तो T2 इक्वल टू ये दोनों फोर्स के इक्वल होगा। अगर ये फोर्स, अगर T2 के बराबर ये दोनों फोर्स इक्वल ना होते तो ये यहाँ रुकता नहीं है, ये स्ट्रिंग टूट जाता। कुछ ना कुछ तो होता, इसमें वेरिएशन होते, ये ऊपर या नीचे, डाउन अपवर्ड या ऊपर डाउनवर्ड गति करते हैं, लेकिन एट इक्विलिब्रियम में है। तो कहने का मतलब इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया, T2 इक्वल टू T1 प्लस 0.3g। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड के लिए, 0.7 मास के लिए, 0.7 किलोग्राम के लिए हम FBD बनाते हैं। चलिए, इस पर कितना लग रहा है, एक टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो एक टेंशन देखिए, इसका हम बनाते हैं टेंशन, ये ऊपर T1 लग रहा है, और इस बॉडी के लिए उसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 0.7g नीचे लग रहा है। तो इसके लिए भी हो गया। एट इक्विलिब्रियम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे क्या, T1 इक्वल टू 0.7g। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, और एक चीज दिया गया है कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए हम दोनों इक्वेशन में इस g का मान रखते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड से, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या कह रहा है, T1 इक्वल टू 0.7g। तो 0.7 और g का मान 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 न्यूटन। T1 इक्वल टू आ गया 7 न्यूटन आ गया। ठीक, ये हमारा T1 प्राप्त हो गया। हम फाइंड आउट कर लिए T1। अब T1 की वैल्यू हम सेक के फर्स्ट में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम T1 का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए T2 इक्वल टू है T1 प्लस 0.3g। T1 का मान आया है 7 न्यूटन। देखिए T1 का मान 7 न्यूटन, तो 7 रख दिया गया, प्लस 0.3 इंटू जी का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3, ये आपका T2 आ गया। अर्थात ये आपका T2 इक्वल टू मिला 10 न्यूटन। देखिए हमारा T1 और T2 मिल गया। तो हमारा कह रहा है दोनों डोरियों में तनाव बलों का, अर्थात टेंशन फोर्स का परिकलन करना था, फाइंड करना था। तो हमारा T1 कितना मिला, T1 हमें मिल गया, T1 देखिए कि T1 7 न्यूटन और T2 हमारा कितना मिला, 10 न्यूटन। दोनों वैल्यू आ गए। ये T1 जो है, T1 हमारा मिल गया, T1 यहां से ज्ञात किए, T1 बराबर आया कितना, T2 इक्वल टू हमारा T1 7 और T2 10। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, 10 है, ये ज्यादा न्यूटन है, ये कम न्यूटन है। क्यों है, आप देख ही रहे हो, इस धागे में दो पिंड लगे हैं, इस धागे से दोनों पिंड बंधे हुए हैं, हैंग कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर ज्यादा बल लगेगा। इस स्ट्रिंग में केवल एक पिंड जो है लगा हुआ है, इसलिए इसमें 7 न्यूटन। दोनों का अंतर इसीलिए है कि इसमें दोनों पिंड लगे हैं, इसमें केवल एक पिंड लगा है। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार के सवाल आप लोग कभी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद आपका सबसे बड़ा जो है हेल्प करने वाला, सबसे बड़ा मदद करने में सहायता कौन करता है, ये FBD। विदाउट FBD के आप फ्री बॉडी डायग्राम के आप क्वेश्चन को हल करने में बहुत कठिनाई होगी। अगर ये बन जाएगा तो आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक सरफेस है, सरफेस से एक स्ट्रिंग लगी हुई है और स्ट्रिंग से एक बॉडी इस पर अटैच है, बॉडी अटैच है, और उसके बाद ये एक अदर सरफेस से कह रहा है ऐसे, इसमें इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया है 5 kg। कह रहा है फाइंड द टेंशन फोर्स, फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग,
बोथ स्ट्रिंग। और कह रहा है कंडीशन दिया गया है, ये पूरा सिस्टम, द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कह रहा है द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको टेंशन ज्ञात करना है, दोनों स्ट्रिंगों में टेंशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम में देखें टेंशन लग रहा कहाँ कहाँ, कैसे लग रहा है, टेंशन का डायरेक्शन क्या है। तो पहले डायरेक्शंस और टेंशन कहाँ लग रहा है ये सब अगर हम इस पे स्केच कर ले जाएंगे, उसके बाद इसका या बीडी बना के आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जरा देखिए ये बॉडी है, तो बॉडी का तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट होगा, होगा कि नहीं होगा, वेट होगा, वेट हो जाएगा 5g, ये हो गया। और ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पर हम डायरेक्शंस कैसे, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो ये स्ट्रिंग में इधर लगेगा और इस स्ट्रिंग में अवे फ्रॉम बाहर की तरफ लगेगा। अगर हम इस सरफेस पे देखना चाहें तो इधर लगेगा, अगर इस सरफेस पे देखना चाहें तो बाहर की तरफ ये इधर लगेगा, ठीक ना। अब अगर हम लेटस कंसीडर करते हैं दिस टेंशन फोर्स इज T1 एंड दिस इज T2, T1 T2 इसको कंसीडर कर लिए। अब आइए देखिए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, या बीडी बनाइए। या बीडी बनाने के लिए देखिए क्या है, ये 5 kg का हम लोग बना रहे हैं, 5 kg, ये 5 kg का, mg 5g नीचे की तरफ, 5g वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब देखिए यहां से मान लेते हैं ये दिया है क्वेश्चन में, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना, 30 डिग्री का। तो अब इस पर भी हम ड्रा करेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक ना, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको T2 देखिए, T2 आपका ये है, ये बीडी में T2, और T1 आपका इधर लग रहा है T1, ये आपका बीडी बन गया, ठीक ना। अब जरा देखिए ये कह रहा है यहां से 30, तो आप देखते हो 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई काटता है, कोई अगर समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है, इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर होगा 30 के, ठीक ना। आइए यहां भी देख लेते हैं, इस FBD में ऐसे ड्रा करते हैं। अब इसकी बात आती है T2, T2 को हम लोग, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल में हम लोग इसको क्या करेंगे, जो कोण के साथ होता है वो कॉस के साथ होता है, और जो कोण से अलग होता है अर्थात परपेंडिकुलर होता है वो साइन के साथ होता है। तो ये एंगल आपको पता है, ये 30 है, ये एंगल है, तो इसका जब T2 का इस एंगल के साथ कंपोनेंट करोगे तो ये हो जाएगा T2 cos 30, ये क्या हो जाएगा, T2 cos 30। आपको रेवोल्यूशन बताया गया था, रिजोल्यूशन बताया गया था जब वेक्टर पढ़ाया था, वीडियो को आप देखिएगा तो आपको रिजोल्यूशन समझ में आ जाएगा, कंपोनेंट कैसे वियोजित किया जाता है और किसके साथ cos होता है, किसके साथ साइन होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। केवल एक कंडीशन में बताया गया था, जब इंक्लाइनेशन होता है एट ए थीटा डिग्री पे, तो जो हमारा क्या कहते हैं पैरेलल टू द जो है इंक्लाइनेशन होता है वो साइन से होता है, और परपेंडिकुलर वाला कास के साथ होता है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। फिलहाल यहाँ हम देखेंगे ये थीटा है, थीटा के साथ ये T2 cos थीटा होगा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये आपका हो जाएगा T2 साइन थीटा साइन, ये कितना हो जाएगा, T2 साइन 30, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 इक्वल टू T2 साइन 30, ये एक इक्वेशन आपका हो गया, और ये T2 cos 30 इक्वल टू 5g, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आइए हम लोग इससे हल करते हैं सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं, तो ये T2 cos 30 का मान होता है √3/2
2 इक्वल टू 5g है, g का मान 10 है, तो ये हो जाएगा आपका T2 इक्वल टू 50/√3/2। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 50 × 2/√3। ठीक ना। T2 आपको मिल गया, T2 इक्वल टू आ गया 100/√3, ये आपका T2 मिल गया। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख के फाइंड कर लेंगे T1 का मान। T1 इक्वल टू हो जाएगा, T2 का मान है कितना 100/√3, और फिर एक sin 30 का मान होता है 1/2, इससे कट जाएगा 50 आ जाएगा, T1 इक्वल टू आ गया 50/। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसके अंतर्गत देखिए एक्चुअली हम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन आया है। तो हम लोग देखिए मेन हमारा यही है न्यूटन लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, rate of change in momentum directly proportional to the external force applied on it, कहने का मतलब ये हुआ कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर किसी भी बॉडी पर जो बाहरी बल लग रहा है, उस बल के द्वारा जो मोमेंटम में, जो संवेग में परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बल। अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जो उस पर बल लग रहा है उसी के द्वारा जो है उसके मोमेंटम में चेंज होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है, ये मान लीजिए इसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है, और t इक्वल टू 0 पर कोई फोर्स अप्लाइड उस पर एक्ट हो रहा है फोर्स। तो F से जब इस पर फोर्स लगाया गया तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और ये u से v हो गया। मास कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट, मास में कोई वेरिएशन नहीं हुआ, एज ए कांस्टेंट। मास हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक ना। तो ये v से u से v, इनिशियल वेलोसिटी u से v हो गया, और t इक्वल टू t पर। तो परिभाषा क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम अगर हम p निकालेंगे तो mu होगा, m इंटू v होता है ना, तो v की जगह क्या u है, m इंटू u, और इसका क्या हुआ मोमेंटम, p इक्वल टू mv होगा। तो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये कह रहा है F के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या कह रहा है, चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, अंतिम मोमेंटम, लास्ट संवेग mv माइनस mu,
रेट की बात होती है, बताया जाता है अगर कहीं रेट की बात हो तो वो समय से डिवाइड किया जाएगा, समय 0 से लेके t है, अर्थात अगर ये निकालेंगे t माइनस 0, इसको लिख सकते हैं हम यह प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, सॉरी अगर इसमें कॉमन ले लें, m कॉमन लें तो क्या हो जाएगा v माइनस u और ये हो जाएगा t। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या होता है। f इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। डेल्टा p क्या आया, डेल्टा p यही तो आया m v माइनस mu अपॉन t माइनस 0। इसको ये भी लिखा जा सकता है, m कॉमन हो जाएगा तो v माइनस u अपॉन t, और फिर उसके बाद ये m इसको एक साथ कर दो, v माइनस u अपॉन t। देखिए ये आपका f आ गया, और ये होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर। हम इसको क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि वेग परिवर्तन की दर अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज known as एक्सीलरेशन। तो ये एक्सीलरेशन हो गया, ये पोर्शन हमारा एक्सीलरेशन हो गया। तो देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, F इक्वल टू ma, यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक, लेकिन अब यहां देखना है कि हमारा जो मोमेंटम चेंज होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो हमारा ये अप्लाइड फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इस पर अप्लाई किया जा रहा है, एक्ट किया जा रहा है, उसी के डायरेक्शन में हमारा जो है मोमेंटम भी चेंज होगा। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और इसमें एक चीज ये है कि जैसे इसका हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। तो आइए इसका हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म देखें। डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहता है, आप कह रहे हो F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो अब हम इसको क्या डिफरेंशियल फॉर्म कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, हमारा जो है ये टाइम ड्यूरेशन है उसको हम डेल्टा T टेंस टू 0 लगभग शून्य के तरफ अग्रसरित होगा, अर्थात उसकी वैल्यू बहुत इंस्टेंट रखेंगे, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो इसकी वैल्यू आ जाती है dP अपॉन dt हो जाता है। जब हमारा टाइम ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो है वो लगभग 0 की तरफ बढ़ रहा होता है, इक्वल नहीं होता है, उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा जो है कन्वर्ट होकर dP हो जाता है, dt हो जाएगा। तो ये हमारा F इक्वल टू आ गया dP बाई dt। ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक, अब आइए हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब कभी हमारा जो है बॉडी मूव कर रहा हो और मूव करते समय वो उसकी चाल अगर प्रकाश के चाल के इक्वल हो जाए तो उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा, जरा देखिए, एक यहां हम लोग इसको भी देखें। ये जो फार्मूला हम लगाएंगे F इक्वल टू dP बाई dt कब लगाएंगे, जब हमारा मास वेरी करेगा, अर्थात इन द मोशन, अगर मोशन कर रहा है तो उसके मास में वेरिएशन आएगा। और जो कांस्टेंट की बात करेगा कि मास कांस्टेंट है, मास एकदम वही है, सेम है, जैसे m इसमें नो चेंजिंग होगा, तो हम लोग F इक्वल टू ma लगाएंगे। अगर मास चेंज हो रहा है तो हम F इक्वल टू क्या लगाएंगे, dP बाई dt लगाएंगे, अर्थात इसको डेल्टा P अपॉन डेल्टा T भी कहते हैं। तो चाहे ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब मास चेंज नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, F इक्वल टू ma हो जाएगा। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम जितने भी तो कहने का मतलब है कि ये कब होगा, 95% क्वेश्चन में हमारा ये मास जो है कांस्टेंट होगा, और 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मास
ये आपका मास वेरिएबल होगा, वेरी करेगा। तो वेरी जब करेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू dp बाई dt। याद रखने की बात है क्योंकि मास भी वेरी करता है। जब हमारा वेग, हमारे जो बॉडी का स्पीड जो होगा, अगर हम कह दें कि वो प्रकाश के चाल के इक्वल हो जाएगा तो उसमें वेरिएशन आ जाएगा, उसका मास चेंज हो जाएगा। मास चेंज होने का मतलब बढ़ जाएगा। एक फार्मूला आपको हम बता दें, ये फार्मूला होता है m इक्वल टू m0 अपान अंडर रूट 1 अपान v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। ये क्या है, m क्या है, ये आपका मास, रेस्ट मास है, ये बदलने वाला मास है जो बदल कर वेरिएबल मास आएगा, जो मान की उसकी वैल्यू आएगी। और ये भी आपका जिस वेग से वो मूव करेगा बॉडी, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। तो इससे देखिए हम एक उदाहरण आपको दिखा दे रहे हैं कैसे मास वेरी कर रहा है, हमारा मास बदल रहा है। अगर कांस्टेंट होगा तो हम तो तुरंत यही लगाएंगे फार्मूला F इक्वल टू ma। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे मास वेरी कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि m इक्वल टू m0 अपान अंडर रूट 1 अपान v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। m0 इक्वल टू रेस्ट मास है, क्या है, ये रेस्ट मास है, इसको हम कहेंगे रेस्ट मास, और ये कहेंगे चेंज मास। ये जो चेंज होके जो मास मिलेगा ये चेंज मास हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर सपोज दैट हमारा वेलोसिटी जो है ये v, ये c/2 के बराबर हो जाए, c/2 माने प्रकाश के चाल के आधे हो जाए। चलिए तो इस पर हम वैल्यू रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये जो बॉडी हमारी है ये मूव कर रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो c/2 द स्पीड ऑफ लाइट के हाफ के बराबर है। तो यहाँ वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा m0 अंडर रूट 1 माइनस v क्या हो जाएगा c/2 का होल स्क्वायर अपान c स्क्वायर। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m0 अपान अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर अपान 4, और ये c स्क्वायर, ये c स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस 1 ये क्या आएगा आपका m0 अपान अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। ये आपका आ गया m इक्वल टू m0 अंडर रूट 3/4। 3/4 ये ऊपर जाएगा m0 मल्टीप्लाई बाई 4 अपान रूट 3। अब ये तुम्हारा एक से ज्यादा वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा हमारा मिल गया m इक्वल टू m0 अंडर रूट 4 अपान रूट 3। इसका मान ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, एक से बड़ा होगा। एक से बड़ा होगा तो एक से बड़े, अगर इनिशियल मास मान लीजिए जो रेस्ट मास है, शुरुआत का मान है, अगर उसमें एक से ज्यादा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं ज्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसकी वेलोसिटी अगर प्रकाश के चाल के जो है आधी हो जाए तब भी उसका मास बढ़ जाएगा, और अगर कहीं प्रकाश के चाल के इक्वल हो जाए तो बढ़ जाएगा ऑलरेडी। कहने का मतलब तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला हम F इक्वल टू P बराबर F इक्वल टू dP बाई dt अप्लाई करेंगे। ठीक ना, ये क्योंकि देखिए ग्रेटर हो गया कि नहीं हो गया। तो एक चीज तो हमें ये मिल ही गया कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके मास जो है वेरी करते हैं, वेरी करने का मतलब इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और बढ़ जाते हैं क्यों, आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि ऑलरेडी अगर आप जो है प्रकाश के चाल से तुलना करके उसी के रेशियो में वैल्यू आता रखोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं मास इंक्रीज ही मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ लिए और हमें दो चीजें मिली कि एट ए कांस्टेंट मास पर हम F इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे एंड द वेरिएबल मास पर हम F इक्वल टू dP बाई dt करेंगे। और dP बाई dt क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, जो अप्लाई हो रहा है। और क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी की तरफ आपके मोमेंटम भी चेंज होगा उसी के डायरेक्शन में। तो ये अच्छे से आ गया होगा। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।